हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा हम अपने 8th क्लास की साइंस के 4th चैप्टर को पढ़ रहे थे, तो उसी में ही हम आज अपनी नेक्स्ट वीडियो कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने क्या किया था, धातु और अधातुओं की 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं तक के बारे में पढ़ा। कौन कौन सी थी वो। पहली धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया थी। ठीक है, तो और दूसरी क्या थी बेटा, जल के साथ अभिक्रिया थी। और तीसरी थी अम्लों के साथ धातु और अधातुओं की अभिक्रिया। और चौथी थी बेटा अक्षारों के साथ। ठीक है, तो बेटा 5वीं अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो में। ठीक है, जिसका नाम क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा विस्थापन अभिक्रिया है क्या। विस्थापन का मतलब क्या होता है। विस्थापन का होता है मतलब बेटा कि कोई किसी को उसके स्थान से हटा दे, वो होता है विस्थापन। ठीक है, तो ऐसा ही हम कुछ आज इसमें समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा वीडियोस को कंप्लीट देखना ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया करने वाले क्रियाकलापों को याद करिए, जो आपने क्या किया था, कक्षा 7th में किया था। ठीक है, आइए उस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो बेटा क्रियाकलाप 4.8 को देखो, उसमें क्या बोला है बेटा कि 4 मिलीलीटर के 5 बीकर लीजिए, उन्हें ए बी सी डी ई की तरह चिन्हित कर दीजिए और प्रत्येक बीकर में 50 ml जल को लो। ठीक है, प्रत्येक बीकर को 4.6 ए में दर्शाए गए पदार्थों के में से प्रत्येक का 1 चम्मच डालकर घोल लीजिए। ठीक है, तो बेटा 4.6 ए को देखो कहाँ पर है, 4.8 का 6 ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है, 5 भी करें, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बेटा इनमें हमने क्या लिया, दर्शाए गए पदार्थों को लिया है, जो कहाँ पर दर्शाए गए हैं। यहाँ पर देखो बीकर ए में क्या है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है और उसमें हमने क्या डाल दिया, जिंक का टुकड़ा डाल दिया। ऐसे ही बेटा बीकर बी में क्या है, उसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसमें हमने लोहे की कील को डाल दिया। बीकर सी में क्या है बेटा, ZnSO4 है, उसको उसमें हमने क्या डाल दिया, तांबे की छीलन को। ठीक है, तांबे की छीलन, ये छीलन क्या होता है बेटा, जैसे तुम देखते होंगे हम लोहे की घिसाई करके कुछ वस्तु बनाते तो उसका जो बुरादा सा बच जाता है वो छीलन होती है, ऐसी तांबे की छीलन हो गई। और बीकर डी में बेटा हमने क्या किया, उसमें हमने आयरन सल्फेट को लिया है, सी में जिंक सल्फेट लिया था और पहले 2 में कॉपर सल्फेट लिया था, और इसमें हमने आयरन सल्फेट लिया है 4th वाले में। तो आयरन सल्फेट में बेटा हमने क्या डाला, तांबे को, तांबे की छीलन को ही डाला। ठीक है, फिर बीकर ई में क्या किया बेटा, जिंक सल्फेट, दोबारा से हमने जैसे यहाँ लिया था ऐसे जिंक सल्फेट लिया, अब उसमें हमने तांबे की छीलन की बजाय क्या डाला, लोहे की कील को डाला। ठीक है, तो बेटा फिर हमने उसको क्या किया, ये 5 भी कर लिए, उनमें विलयन लिया, उनमें अलग अलग तरीके के तांबे की, लोहे के छीलन, तांबे की छीलन, लोहे की कील को और जिंक सल्फेट के टुकड़े को, इन सबको डाल दिया। ठीक है, तो बेटा तुम क्या देखते हो, बीकर को बिना छेड़े कुछ समय तक रख दोगे तो उसके बाद जब प्रेक्षण करोगे और उसको नोटबुक में रिकॉर्ड करोगे तो आप क्या देखते हो, ये देखो बेटा इनमें कुछ परिवर्तन आता है, कुछ बीकर में और कुछ में नहीं आता। तो बेटा आप विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं, आपने पढ़ा कि एक धातु दूसरे धातु के को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है। देखो एक धातु क्या करती है, दूसरे धातु को उसके यौगिक, अब यौगिक क्या है बेटा, यौगिक होता है जैसे कि तुम 2 दोस्त हो, ठीक है, और कोई तीसरा आए, वो क्या करे, तुम दोनों में से एक को हटाकर अपने आप को मतलब वहाँ पर आ जाए, तुम्हें हटाकर वो उसका दोस्त बन जाए, और तुम वो उसका, और तुम थे जो तुम्हें उसका दोस्त रहने नहीं दिया, तुम्हें दूर कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही तो पहले तुम दोनों क्या थे, यौगिक थे, एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक तीसरा आया, ठीक है, और तीसरे ने क्या किया, एक को निकाल दिया उसमें से बाहर और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो उस दोनों के यौगिक में से क्या किया कि जलीय विलयन में से विस्थापित कर दिया। ठीक है, एक धातु ने देखो ये एक धातु ने दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो यही क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो बीकर ए में जिंक था, तो बेटा बीकर ए में क्या था, जिंक का टुकड़ा डाला था हमने, किस में, कॉपर सल्फेट के विलयन में। तो बेटा देखो अभी दिखाती हूँ, ये देखो कॉपर सल्फेट का विलयन था इसमें, और कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक का टुकड़ा हमने डाला हुआ था। तो इसमें क्या किया बेटा, जिंक के टुकड़े ने
जिंक के टुकड़े ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा दिया, ठीक है, और क्या किया, खुद कॉपर की जगह पर आ गया, ठीक है। तो इसलिए कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो गया, नीले रंग से अदृश्य हो गया, क्योंकि कॉपर का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है, कॉपर के विलयन का, कॉपर सल्फेट के। लेकिन जब उसमें जिंक का टुकड़ा डाला तो वो क्या हुआ, उसने उसका रंग अदृश्य कर दिया, क्योंकि उसमें क्या हुआ, उसने कॉपर को हटा दिया वहाँ से, और खुद क्या आ गया, खुद आके वहाँ बैठ गया। तो इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो गया, और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो गया। और बेटा क्या हुआ, बीकर में जो लाल चूर्ण था, जिंक का जो टुकड़ा था, उसका जो चूर्ण था वो क्या हुआ, बीकर के चारों तरफ जमा हो गया। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। और बेटा इस अभिक्रिया को कैसे हुआ ये सब, ये इस अभिक्रिया में तुम्हें दर्शाया गया है। इसमें क्या था, तुम्हारे पास विलयन था कॉपर सल्फेट का, जिसका कलर कैसा था, नीला था। उसमें तुमने क्या, जिंक का टुकड़ा डाला था, ठीक है। तो जिंक के टुकड़े ने कॉपर को, यहाँ से कॉपर को हटा दिया, मतलब उसको बाहर कर दिया, और क्या हुआ, खुद ही यहाँ पर आकर बैठ गया। तो यहाँ आकर बैठ गया तो क्या बन जाएगा, ZnSO4। तो SO4 तो पहले ही था, सिर्फ उसने कॉपर को हटाया था तो ZnSO4 बन गया, और कॉपर को बाहर निकाला था तो वो अलग आ गया, ठीक है। तो बेटा वो कॉपर बाहर आ गया तो वो क्या था, लाल रंग का, हमें क्या प्राप्त हुआ, लाल रंग का चूर्ण प्राप्त हुआ, जो क्या था, बीकर में कॉपर जमा हुआ था, वही कॉपर लाल रंग का, इसलिए उसका कलर चेंज हो गया था। और जिंक सल्फेट का कलर कैसा होता है, रंगीन होता है, और कॉपर जो बाहर निकाल दिया तो वो लाल रंग का था, इसलिए हमें उसमें परिवर्तन दिखाई दिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। आप एक बार बीकर में भी देख सकते हो। तो बेटा ये क्या था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, कैसा था, नीले रंग का था। इसमें तुमने ये देखो, ये डला हुआ, ये क्या है, जिंक का टुकड़ा। तो थोड़ी देर बाद क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है इसके अंदर, और क्या बना देता है, ZnSO4 बना देता है, और कॉपर को क्या कर देता है, हटा देता है विलयन से, और वो कॉपर क्या होता है, नीचे जमा हो जाता है तली में, जिसका रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा फिर इसी प्रकार बीकर बी में होने वाली अभिक्रिया को लिख सकते हैं। तो बेटा मैंने बीकर ए और बी में होने वाली अभिक्रिया को समझ लिया, परंतु मैं अभी भी भ्रमित हूँ कि बीकर सी डी ई में कोई परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। तो बेटा बी में भी ऐसे ही हुआ था, हमने बोला। इसमें क्या हुआ था, आयरन सल्फेट का विलयन था, इसमें आयरन सल्फेट का विलयन था, उसमें क्या किया, सॉरी आयरन सल्फेट का विलयन नहीं बेटा, कॉपर सल्फेट का विलयन था ब्लू। इसमें हमने क्या किया था, लोहे की कील को डाला था। ये देखो नीचे लोहे की कील पड़ी हुई, ये रही, ठीक है। इस लोहे की कील ने क्या किया, सेम कॉपर को हटा दिया और खुद आके वहाँ बैठ गया। तो कौन सा विलयन बना दिया, Fe2SO4 विलयन बना दिया, ठीक है। आयरन सल्फेट का विलयन बना दिया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। और बेटा इसका रंग कैसा आया, हरे रंग का आया। तो इन दोनों में तो हमें परिवर्तन दिख गया, लेकिन बेटा जो तीन थे बीकर, ये वाले CDE, इन तीनों के अंदर देखो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये बात वो क्या पहेली को कंफ्यूज कर रही है। तो बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता है। ये तो हमने देख लिया कि क्या कर सकता है, जिंक कॉपर को हटा सकता है, और क्या आयरन भी कॉपर को हटा सकता है। तो जिंक और आयरन दोनों कॉपर को हटा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कॉपर जिंक से जिंक सल्फेट को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो बेटा ऐसा कैसे है, तो तुम इसको ऐसे समझो कि तुम 4 फ्रेंड्स एक साथ खड़े हो, ठीक है। उसमें से 2 क्या हैं, ताकतवर है, ठीक है, और 2 क्या है, कमज़ोर है। या फिर 3 ताकतवर हैं और 1 कमज़ोर है, ठीक है। तो उसमें से तुमने क्या किया, पहले 2 क्या थे, 2 मित्र थे, तो 2 को हमने अभी साइड रख दिया। तो 2 मित्र थे, कौन थे, वो ताकतवर ही थे। तो उसमें बेटा एक क्या हुआ, एक ताकतवर आया। तो ताकतवर ने क्या किया, एक को मार के हटा दिया वहाँ से और खुद आके वहाँ खड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा कमज़ोर था, वो अगर वो जब ऐसा करता है तो ताकतवर वहाँ से हिल ही नहीं पाता है। तो ताकतवर हिल नहीं पाता तो वो उसको हटा नहीं पाता और उसकी जगह पर आ नहीं पाता। तो इसलिए वहाँ पर हमें वे दोनों ही खड़े हुए दिखाई देते। तो ऐसे ही बेटा इसमें क्या होता है, जो 2 धातुएं थी, ठीक है, पहले में क्या था, कौन कौन सी धातु थी, एक तो विलयन में घुली हुई थी, कौन सी थी, वो कॉपर सल्फेट की धातु, ठीक है। और दूसरी हमने कौन सी धातु डाल दी थी उसमें, जिंक का टुकड़ा।
तो जिंक का टुकड़ा धातु था जो, वो किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील था? कॉपर सल्फेट से। तो उसने क्या किया, उस कमज़ोर कॉपर सल्फेट को हटा दिया और खुद वहाँ पर आके खड़ा हो गया, या मतलब कि वहाँ पर आ गया। ऐसे ही बेटा क्या हुआ, कॉपर सल्फेट से ज़्यादा ताकतवर क्या था? आयरन। लोहे की कील भी उससे ज़्यादा ताकतवर है। किससे? कॉपर से। तो उसने भी क्या किया, कॉपर को हटा दिया और खुद वहाँ पे आके स्थापित हो गया, या ऐसे समझ लो खड़ा हो गया। ठीक है। तो लेकिन सी और डी और ई में क्या हुआ बेटा, कि वे उसमें कौन कौन से थे? जिंक सल्फेट का विलयन था, उसमें तांबे को डाला। ठीक है। तो तांबे को डाला तुमने, तो तांबा लेकिन क्या है, कॉपर से अधिक शक्तिशाली है। ठीक है। क्या था, देखो हमने पहले वाले में देखा था, जिंक ने क्या किया था, कॉपर को हटा दिया था। इसका मतलब जिंक क्या, अधिक शक्तिशाली है। किससे? कॉपर से। तो अगर जिंक कहीं पर खड़ा होगा तो क्या कॉपर उसको वहाँ से हटा सकता है? या जिंक कहीं पर होगा तो क्या उसको हटा? नहीं, क्योंकि कॉपर तो क्या था, कमज़ोर था। ठीक है। कॉपर को तो ये जिंक कहीं से भी हटा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। ठीक है ना। जैसे कोई तुम्हारा ताकतवर फ्रेंड हो, वो क्या कर सकता है, तुम्हारे दूसरे फ्रेंड को कहीं से भी हटा सकता है और तुम्हारे पास आके खड़ा हो सकता है। लेकिन अगर क्या नाम है, वो जो कमज़ोर वाला है, अगर ताकतवर तुम्हारे पास खड़ा है तो वो उसको हटा के अब खुद आके खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसे ही इसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखा। ठीक है। क्योंकि क्या था, इसमें जिंक क्या था, कॉपर से अधिक शक्तिशाली था। ठीक है। तो तुम समझ लो कॉपर ऐसा है और जिंक इतना बड़ा है और कॉपर इतना छोटा सा है। ऐसे ही बेटा क्या है, बीकर डी। बीकर डी में क्या, आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट में अगर हम तांबे की छीलन डालेंगे तो वो भी इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखो दूसरे वाले बीकर में क्या देखा था, कि आयरन क्या था, आयरन भी किससे ज़्यादा ताकतवर था, कॉपर से। कॉपर इतना सा समझो और आयरन इतना बड़ा ताकतवर। तो क्या भी ये क्या कर, अगर मान लो कहीं आयरन खड़ा है किसी के साथ, तो क्या वो आयरन को हटा के खुद खड़ा हो सकता है? वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कमज़ोर और ये ताकतवर है। ठीक है। अब बेटा फिफ्थ बीकर में क्या है, जिंक सल्फेट, और क्या है, लोहे की कील। यानी कि हमारे पास विलियन में क्या है, जो जिंक था जिसको हम बोल रहे थे बहुत ताकतवर है, अब उसके सामने क्या रखा हमने, Fe को रखा, आयरन को, वो भी ताकतवर ही था। तो बेटा क्या हुआ, इसमें आयरन से ज़्यादा ताकतवर कौन है, जिंक है, इसलिए उसमें भी विस्थापन नहीं हो पाया। ठीक है। क्योंकि आयरन से ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि कॉपर क्या है, कॉपर से ज़्यादा ताकतवर आयरन भी था और जिंक भी था, लेकिन जिंक से ज़्यादा आयरन से ज़्यादा ताकतवर कौन है, जिंक है। ठीक है। उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आ गया होगा। और बेटा नहीं समझ आए तो आप इसको दोबारा से देख लेना, आपको आ जाएगा आसानी से समझ। ठीक है। तो हम क्या निष्कर्ष पे आते हैं कि जिंक सल्फेट में जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है कौन, कॉपर। ठीक है। परंतु क्यों, ऐसा क्यों है, जब अभी हमने समझाया, जब बीकर ए में जिंक और कॉपर की प्रतिस्थापित कर सकता है तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता? ऐसे बोल, ये कहना चाह रहा है बेटा कि जब एक ताकतवर कमज़ोर को गिरा सकता है तो क्या कमज़ोर ताकतवर को नहीं गिरा सकता? तो बेटा ऐसा हो सकता है, खुद ही समझो। जो ताकतवर है वही तो कमज़ोर को गिरा सकता है, कमज़ोर कैसे ताकतवर को गिरा देगा? ठीक है। तो याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित निश्चय नियमों का पालन करता है। और यह नियम, यहाँ नियम यह है कि जिंक क्या है बेटा, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, जिंक है। उसके बाद ताकतवर कौन है बेटा, आयरन। ठीक है, इतना है। फिर उसके बाद कौन है बेटा, कॉपर। तो ये सबसे कमज़ोर है। तो इसको तो ये दोनों ही हटा सकते हैं और ये इन दोनों को नहीं हटा सकता, और ये इसको नहीं हटा सकता क्योंकि ये इससे भी कमज़ोर है, और ये इसको हटा सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है बेटा। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। तो बेटा अब तुम समझ गए विस्थापन क्या होता है, कि एक धातु दूसरी धातु को हटाकर अपने आप वहाँ पर आ जाती है, तो वो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया। परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी ई में विस्थापन अभिक्रियाएँ क्यों संपन्न नहीं हो पाई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? हाँ बेटा, अभी बना के दिखाया हमने। क्या था, सबसे पहले कौन आएगा, जिंक, इतना ताकतवर। फिर कौन आएगा बेटा, इन्होंने क्या बोला है,
कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम की तरफ जाना। तो सबसे बड़ा कौन है ये, फिर उससे कम ताकतवर कौन है ये, और वो सबसे कम ताकतवर कौन है ये। देखो इनके साइज छोटा होता जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर ये, फिर उसके बाद ये, और ये सबसे कमज़ोर। तो क्रम में हम लगा सकते हैं। कौन कौन सी धातु थी बेटा, ये जिंक थी, आयरन थी और कॉपर थी। तो बेटा आज हमने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जाना, और उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हो। तो बेटा आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहिए।